हेलो 12th क्लास। हाँ जी, यूनिट 9th हमने आपकी स्टार्ट की हुई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने वीबी थ्योरी का कंसेप्ट किया था। ठीक है, आज हमने आपका जो न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो आपके पास सीएफटी है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। वीबी थ्योरी से प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो सीएफटी का कंसेप्ट है दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि वीबी थ्योरी आपकी जस्ट अजम्पशंस के ऊपर है, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी। ठीक है, जिनको क्लियर किया था आपकी सीएफटी थ्योरी ने। ठीक है, तो यहाँ जो थ्योरी है सीएफटी थ्योरी, ये आपकी डेवलप की थी हैम्स बैथ ने। ठीक है, और जो जॉन वेक थे उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दी थी हमें बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ठीक है, उन्होंने जो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्सेस की उनको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अभी एक्सप्लेन कैसे किया था, क्या उसने बताया था, वन बाय वन हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, इनको एक तरह से पोस्टुलेट्स ही लगा लो कि जो मेन पॉइंट थे इस थ्योरी के वो आपके पास क्या थे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो वीबी थ्योरी है, वीबी थ्योरी ने क्या कंसीडर किया था कि जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड है वो आपके पास कोवेलेंट होता है। ठीक है, कि जो आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने आपका कंसीडर किया कि जो बॉन्ड है वो आपका आयनिक होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कैसे आपका अराइज कैसे होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है मेटल आयन और लिगेंड के बीच में। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन आपकी सेम रहती है जैसे आयंस में इंटरेक्शन होती है। जब हम क्रिस्टल को स्टडी करते हैं तो आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि सीएफटी थ्योरी में जब भी आपके पास बॉन्डिंग होती है बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड, तो उसके बीच में भी आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट आर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है वो हमेशा किस बॉन्ड को अराइज करती है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड को। ठीक है, तो इसलिए जो थ्योरी है उसको नाम दे दिया गया आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंट्रैक्शंस है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है वो आपकी यू कैन से रिजेंबल करती हैं विद द फोर्सेस बिटवीन आयंस इन क्रिस्टल, यू कैन से दैट। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो पॉइंट इन्होंने बोला हुआ है कि लिगेंड जो है वो आपके एनायन की तरह एक्ट करते हैं, मेटल आयन आपके पास कैटायन होते हैं, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दोनों जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच में, वो फोर्स क्या होती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। ठीक है, यदि आपके पास जो लिगेंड है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे, न्यूट्रल कैसे, जैसे अमोनिया होता है आपके पास, वाटर होता है, तब आपके पास जो नेगेटिव एंड होंगे उनके डायपोल के सिर्फ वही अट्रैक्ट होंगे सेंट्रल मेटल की तरफ। ठीक है, तो मेन पॉइंट जो था यहाँ पे कि आयनिक नेचर होता है बॉन्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, सीएफटी हमने क्यों बोला है वो चीज़ आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पे कि जो लिगेंड है, लिगेंड और मेटल दोनों को पॉइंट चार्ज माना है। पॉइंट चार्ज मीन्स एक पॉइंट की तरह माना है कि जब ये पॉइंट मीन्स आपके जो लिगेंड है उनको नेगेटिव चार्ज बोला है, क्योंकि वो आपके पास क्या होते हैं, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कि जब वो आपके अट्रैक्ट होते हैं मेटल की तरफ तब वहाँ पे आपकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मतलब इंट्रैक्शन वहाँ पे अराइज होती हैं। ठीक है, तो आपने एक पॉइंट याद रखना है कि सीएफटी थ्योरी ने आपके पास जो चार्जेस हैं उसको पॉइंट चार्ज माना है। ठीक है, और जो अरेंजमेंट होती है लिगेंड की सेंट्रल मेटल के अराउंड वहाँ पे इस टाइप से होती है, ये हमें पता है कि लिगेंड ऐसे अरेंज होते हैं कि रिपल्शन मिनिमम हो। मिनिमम रिपल्शन होगी तो जो स्टेबिलिटी है कंपाउंड की वो आपके पास मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास नया जो थर्ड पोस्टुलेट ही बोल लो इसको एक तरह से, पोस्टुलेट आता है कि इट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ लिगेंड ऑन द रिलेटिव एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। इसने क्या बोला है कि आपके पास सेंट्रल एटम होती है, सेंट्रल एटम के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, तो जो लिगेंड है वो अफेक्ट करता है डी ऑर्बिटल को। ठीक है, कैसे अफेक्ट करता है वो यहाँ से देखो आप कि ये थ्योरी हमें बोलती है कि जब आपके पास जो ट्रांजिशन मेटल है और जो लिगेंड है वो एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, मीन्स जब मेटल है वो फ्री होती है, उस पर कोई भी आपके पास एनर्जी नहीं होती, तो जितने भी आपके पास डी ऑर्बिटल होते हैं 5 टाइप के होते हैं। ये चीज़ आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ के आ चुके हो। 5 टाइप्स के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। ठीक है, तो इन सभी की जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है।
ठीक है, कब होती है? जब आपका जो मेटल आयन है वो फ्री हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आपके पास यहाँ पे जो लिगेंड है वो मेटल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, मीन्स नेगेटिव चार्ज आपका जो पॉजिटिव सेंट्रल मेटल एटम है उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देता है, तो जो आपके पास सिमेट्रिकल फील्ड था डी ऑर्बिटल का, वो डीजनरेसी आपकी एक तरह से ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे मीन्स जो डीजनरेसी है डी ऑर्बिटल की, वो स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट होके आपके पास दो अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स वहाँ पे बनते हैं, ठीक है, मतलब सेट्स बनते हैं। डीजनरेसी जो इक्वल एनर्जी का कंसेप्ट है वो आपका यहाँ पे फेल हो जाता है जैसे ही आपके पास जो लिगेंड है वो मेटल को अप्रोच करता है, ठीक है। और ये सारा का सारा आपके पास फोर्सेस के चेंज होने की वजह से होता है, ओके। तो इन्होंने कहा है कि जैसे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर द मोस्ट कॉमन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें सबसे पहले हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका, जैसे यहाँ पे आपका दिखा रखा है ये जो अरेंजमेंट है, 3D में ये अरेंजमेंट दिखाई हुई है कि मेटल आयन है आपके पास और लिगेंड यहाँ पे अटैच हैं, ठीक है। उनको पॉइंट चार्ज दिखा रखा है, जो नेगेटिव पॉइंट आपको दिखा रखे हैं जहाँ पे नेगेटिव सिंबल लगा हुआ है, दे आर लिगेंड्स, पॉजिटिव इज द मेटल आयन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो स्मॉल नेगेटिव चार्ज हैं और जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है उसको दिखाया हुआ है। ज्योमेट्री है आपके पास ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि CFT में सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो आपके XYZ तीनों डायरेक्शन में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं इफेक्ट लिगेंड का, क्या फ़र्क पड़ेगा आपका डी ऑर्बिटल के ऊपर, ठीक है। हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल है वो आपके पास 5 टाइप्स के होते हैं। शेप क्या होती है, एक बार वैसे तो ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ से DXY DYZ एंड DXZ, ये आपके जो ऑर्बिटल होते हैं ये ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जो एक्सिस है उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। DXY है तो X एंड Y एक्सिस पे होगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो आपके पास डी ऑर्बिटल हैं ये आपके पास इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और जो ये स्क्वायर वाले हैं DX² - Y² एंड DZ² ये ऑन द एक्सिस होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना कि ये ऑन द एक्सिस होते हैं और ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ठीक है। जैसे आप स्टडी करोगे DXY को, तो जो DXY है वो X एंड Y प्लेन के बीच में होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें 11th क्लास में पढ़ के आए हो आप, ठीक है। तो मीन्स जब तक कोई इंटरेक्शन नहीं होती, फ्री मेटल आयन होता है, तो सभी डी ऑर्बिटल की एनर्जी आपके पास क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन जैसे आपका लिगेंड अप्रोच करता है मेटल आयन को, रिपल्शन होती है लिगेंड्स के बीच में, तो जो डी ऑर्बिटल की आपके पास एनर्जी है उसमें से कुछ डी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिसकी जो एनर्जी है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है और कुछ की एनर्जी आपके पास कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो शो किया हुआ है कि इफ़ द डी ऑर्बिटल वर प्रेजेंट इन अ स्फेरिकल सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय शोइंग इन स्टेट 2, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये आपके पास सभी की एनर्जी इक्वल, डी ऑर्बिटल फ्री आयन के केस में ये दिखा रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका दिखा रखा है कि जो डी ऑर्बिटल है एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपके पास जो मीन वैल्यू होती है डी ऑर्बिटल की, उसको आप ज़ीरो लेते हैं, जिसको आप बैरी सेंटर बोलते हो। मीन वैल्यू मीन्स जितने भी डी ऑर्बिटल हैं उनके जो ऑन एंड एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज एनर्जी लेवल, इसको आप बोलते हो। इसको पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है बैरी सेंटर। तो याद रखना, बैरी सेंटर आपके पास क्या होता है, जो एवरेज एनर्जी लेवल होता है डी ऑर्बिटल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, दो सेट्स में जैसे ही आपके पास लिगेंड अप्रोच करते हैं मेटल को, तो जो आपके पास डी ऑर्बिटल है उनकी डीजनरेसी क्या होती है, इक्वल एनर्जी, वो आपकी जो कंसेप्ट है वो आपका स्प्लिट अप हो जाता है। तो मीन्स जो आपके पास डी ऑर्बिटल है वो दो सेट्स में डिवाइड हो जाता है। एक सेट आपके पास बनता है DXY DYZ DXZ का, दूसरा सेट आपके पास बनता है DX² - Y² एंड DZ² का, ठीक है। तो ये चीज़ आपने डेफिनेटली याद रखनी है। जो DXY DYZ DXZ है, इस सेट को आप बोलोगे T2Z, ओके।
और उसके बाद जो इसकी जो एनर्जी है वो आपके पास कम होती है एवरेज एनर्जी से, ठीक है। और जो आपके पास डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर है, इसको आप बोलोगे ईजी सेट, ठीक है। ईजी आप इसको बोलते हो। ईजी का आपके पास मीनिंग क्या होता है? टू फोल्डेड डिजनरेट। एंड वट डी टू जी का मीनिंग होता है थ्री फोल्ड डिजनरेट, ठीक है। तो जो आपके पास डिफरेंस होता है दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में, आपके पास जो T2Z है एंड ईजी एनर्जी लेवल के बीच में डी ऑर्बिटल का जो सेट होते हैं उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है दैट इज़ नोन एज द CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना। ऑक्टाहेड्रल की हम बात कर रहे हैं, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे डेल्टा। एंथैल्पी के लिए आप एनर्जी के लिए डेल्टा का यूज़ करते हो। जो ये नोट लगाया है इट इज़ ओ आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्टाहेड्रल फील्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो जो यहाँ पे सेट आया है, इजी जो ऑर्बिटल आए हैं उनकी एनर्जी आपके पास होती है प्लस 0.6 डेल्टा नोट, जिसको आप बोल सकते हो 3/5 डेल्टा नोट, ठीक है। और जो आपके पास T2Z की एनर्जी होती है दैट इज़ वो एवरेज एनर्जी से कम होती है, इसलिए वहाँ पे नेगेटिव लगा है। दैट विल बी माइनस 0.4 डेल्टा नोट, या यू कैन से -2/5 डेल्टा नोट, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। हर एक जो मेटल कैटायन है उसके लिए जो डेल्टा नोट जो CFSC का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे उस मेटल के साथ लिगेंड कौन सा अटैच है, ठीक है। मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम या ज़्यादा जो भी होती है वो सारा का सारा डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है। क्योंकि लास्ट वीबी थ्योरी में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि कुछ लिगेंड आपके पास ऐसे होते हैं जो पेयरिंग कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पेयरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो जिनका फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनका फील्ड आपके पास वीक होता है, ठीक है। वीक फील्ड होगा तो जो स्प्लिटिंग होगी वो आपके पास कम होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो जो स्प्लिटिंग है वो आपके पास ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे शो की हुई है। जो वीक लिगेंड फील्ड है, वीक लिगेंड आपके पास क्या होते हैं? आयोडीन, आई नेगेटिव, आयोडाइड आयन सबसे वीक होता है, ठीक है। दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा नोट। हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उसमें मैंने अभी बताया है डेल्टा नोट की वैल्यू क्या होती है, स्प्लिटिंग वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जो ये सीरीज़ आपकी दिखाई हुई है अरेंजमेंट जब हम करते हैं लिगेंड की ऑन द वैल्यू ऑफ बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा नोट, उसको आप बोलते हो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जिन लिगेंड की आपके पास डेल्टा नोट की वैल्यू स्मॉल होगी वो आपके पास वीक फील्ड होंगे, जिसके लिए डेल्टा नोट की वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये आपके पास। यहाँ से आपके पास कैलकुलेशन यदि हमें करनी हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी की, सॉरी, तो वो आप कैसे करोगे? आपके पास CFSC का एक फॉर्मूला होता है विच इज़ टोटल एनर्जी आप कैसे निकालोगे? -0.4x प्लस 0.6y मल्टीप्लाई बाय डेल्टा नोट, ठीक है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन जो यहाँ पे दिखाया हुआ है दैट रिप्रेजेंट इन लॉरिंग इन एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी आपकी ज़्यादा होती है, इसलिए हम बोलते हैं T2Z वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ईजी, ठीक है। जो एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो आपके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास D1 कॉन्फ़िगरेशन की यदि हमें CFSC निकालनी हो, D1 कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन को आप सबसे पहले कहाँ फील होगा? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में फील होगा। तो मीन्स यहाँ पे यदि आप वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, तो -0.4 × 1, ये तो वाई की वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि वाई जो आपके पास ईजी ऑर्बिटल है उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो दिस विल बी 0, तो इसलिए आप CFSC की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उनके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी है वो कैसे होती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है हाई स्पिन स्टेट एंड लो स्पिन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्या आता है कि जैसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है लोअर जो एनर्जी ऑर्बिटल है मीन्स T2Z ऑर्बिटल में पैरेलल स्पिन के साथ,
ठीक है, कि मीन्स वहाँ पे DXY में भी एक इलेक्ट्रॉन है, DYZ में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, DXZ में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मीन्स वहाँ पे आपके पास जो स्पिन है, स्पिन की जो डायरेक्शन होगी वो यूनिडायरेक्शनल होंगे। तो जो स्पिन है पैरेलल स्पिन में होंगे, तो जो आपके पास स्टेट है उस कॉम्प्लेक्स की, वो हाई स्पिन स्टेट बन जाएगी। ठीक है, हाई स्पिन का मीनिंग क्या होता है कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे पैरेलल स्पिन में हो। ठीक है, और आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लाइक आपके पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की आपने फिलिंग करनी है, तो मीन्स एक पेयर बन गई, तो कितने अनपेयर्ड बचे, 2 बचे। तो मीन्स पहले तो जो स्पिन आ रही थी वो 3 की वजह से आ रही थी, अब कितने की वजह से आएगी, 2 की वजह से। तो वो 3 के कंपेयर में जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस वो हो जाते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है ऑल दिस, कि लो स्पिन स्टेट यहाँ पे आपके पास शो की हुई है। लो स्पिन का मीनिंग क्या होता है, यदि हम D4 की बात करें तो आपके पास यदि हम ऐसे दिखाएं फिलिंग इलेक्ट्रॉन की कि T2Z में आपकी पेयरिंग कर दो, तो ये आपके पास लो स्पिन हो जाएंगी, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पेयरिंग ना करके इस इलेक्ट्रॉन को ईजी में फिल करते हैं, तभी आपके पास क्या हो जाते हैं, हाई स्पिन हो जाते हैं। ठीक है, और हाई स्पिन वाले कौन से होते हैं, हमेशा वीक लिगेंड, जो पेयरिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जो आपकी पेयरिंग कर देते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से जो डेल्टा नोट की वैल्यू है उसको आप यूजली रिप्रेजेंट करते हो पेयरिंग एनर्जी के साथ। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने के लिए। ठीक है, तो जो ये 3 पॉइंट है, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बीच में जो एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सारा का सारा एक्सप्लेन यही किया हुआ है कि D8 का, D10, 9 का एंड D10 का, फुली फील्ड का या 8 इलेक्ट्रॉन हो या 9 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हो डी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दैट इज इम्पॉर्टेंट। यदि डेल्टा नोट की वैल्यू आपकी लेस देन होती है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है, तो मीन्स वहाँ पे पेयरिंग एनर्जी से कम होती है, इसका मीनिंग आपके पास क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स आपके बनेंगे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ठीक है, और जो लिगेंड आपके पास होंगे वो आपके पास वीक फील्ड लिगेंड होंगे। यदि वैल्यू हो जाती है डेल्टा नोट की ज़्यादा, उसका मीनिंग क्या है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे और आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उनको आप बोलते हो। ठीक है, यही पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है। सम अप कर दिया है ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस को, कि आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मीनिंग क्या होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मीनिंग होता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कर देते हैं, पेयर करेंगे तो स्पिन आपकी लो होगी, स्पिन लो होगी तो जो डेल्टा नोट की वैल्यू है वो आपके पास ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही आपके पास वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, उसके बाद मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट आता है। आपको पता है कि मैग्नेटिज्म आप 2 तरह से आप देखते हो, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा होती है, मीन्स उसका जो पैरामैग्नेटिक करेक्टर है वो आपका मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक मूवमेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 BM, बोहर मैग्नेट्रॉन इसको आप बोलते हो। ओके, क्योंकि इसको बोहर ने दिया था इस फॉर्मूले को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है कलर का। कलर का कंसेप्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ याद रखना बेटा यहाँ से, कि आपके पास क्या होता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में कलर कैसे आता है। सबसे मेन बात ये होती है आपकी कि जब आपके पास क्या होता है, लाइक डी ऑर्बिटल में आपके पास, जैसे यहाँ पे टाइटेनियम का केस यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइटेनियम जब 3 पॉजिटिव स्टेट में होता है तो वहाँ पे डी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा तो हाई ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। लेकिन जब आपके पास ये वापस आता है अपने नॉर्मल स्टेट में, तो वहाँ पे आपका कलर इम्पार्ट करता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से हमेशा याद रखना कि जो आपके पास सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लेक्सेस का, वो हमेशा कलर वही प्रोड्यूस करेगा, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका प्रोड्यूस करता है, कि लाइक उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की दूसरे रंग की, तो जो कलर आपका प्रोड्यूस करेगा वो पर्टिकुलर कलर अपना कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका प्रोड्यूस करेगा। ये फाइनाइट जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा पता होगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपके पास कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आपके पास एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ।
कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कंसेप्ट आप कुछ ऐसे देखते हो। आई हैव टू शो यू दैट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर का जो कंसेप्ट है ये आपका एक साइक्लिक फॉर्म में दिया हुआ है, जो हमें इंडिकेशन देता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उसको आप कैसे शो करते हो। जैसे आप रेनबो के कलर आप पढ़ते हो या प्रिज्म में से विबग्योर, ऐसे आप स्टडी करते हो, तो ये आपका एक रूल होता है। रूल मुझे एक्चुअल में माइंड में नहीं आ रहा कि वो आपका किसने दिया था, लेकिन कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर का जो कंसेप्ट है वो कुछ इस टाइप से दिया था। इसमें से आई आप स्किप कर देते हो, वी बी जी वाई ओ आर, एक सीक्वेंस में आप सभी जो कलर है उनको अरेंज कर देते हो। तो यहाँ से आपको पता लग जाता है कि यदि जो ब्लू कलर है वो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगा, तो वहाँ से जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो निकल के आता है वो कुछ येलो ऑरेंज टाइप का आपके पास आएगा। ठीक है, तो मतलब एब्जॉर्ब ब्लू होगा, तो ऑरेंज टाइप का जो कलर है, येलो ऑरेंज, यू कैन से ऑरेंज टाइप का जो कलर है वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। मीन्स कंपाउंड यदि ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है तो वो हमें दिखने में कैसा लगेगा, येलो ऑरेंज टाइप का, ऑरेंज, क्योंकि ब्लू ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, तो जिस वेवलेंथ को या जिस कलर को वो एब्जॉर्ब करता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपके पास टाइटेनियम का हेक्सा का जो कंपाउंड है वो आपके पास एब्जॉर्ब तो करता है ग्रीन लाइट को। ठीक है, लेकिन जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उसको वो क्या करता है, आपका मतलब ट्रांसमिट करता है, यू कैन से दैट। ठीक है, तो पर्पल उसका आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। ओके, तो यहाँ से आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं सेम मेटल के, लेकिन मेटल में लिगेंड की जो नेचर है वो अलग अलग दी हुई है। लिगेंड में CFSE वैल्यू को यदि आप चेकआउट करते हो, तो जिस लिगेंड की आपके पास CFSE वैल्यू ज़्यादा होती है उसमें जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है वो भी ज़्यादा होती है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, कि जो आपके पास एनर्जी होती है दैट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। ठीक है, तो कई बार यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इस चीज़ को भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं। अदरवाइज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से आपका सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है कि लाइक आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये आपका ब्लू कलर का क्यों होता है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड आपका ब्लू कलर का होता है, ये वॉयलेट कलर का होता है, क्यों। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये हम पढ़ चुके थे। जो ये कंसेप्ट आपका निकल के इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे जो मैंने आपको कराए थे आइसोमेरिज्म के टॉपिक में, जो मैंने आपको कराए थे हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स की जो कलर है कॉम्प्लेक्स का वो चेंज हो जाता है जैसे वाटर मॉलिक्यूल की अमाउंट में आपका चेंज आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे आपके पास आता है CFT इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो यहाँ से आपने सिर्फ एक ही चीज़ माइंड में रखनी है कि जो ऑक्टाहेड्रल और CFT जो स्क्वायर प्लेनर है उसमें आपका फ़र्क क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल में देखो आपके पास T2Z वाले नीचे थे, इजी वाले आपके ऊपर थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास स्क्वायर फील्ड में स्प्लिटिंग कुछ अलग ही टाइप से होती है। जो T2Z का जो XY का जो ऑर्बिटल होता है वो आपका DZ स्क्वायर से ऊपर, मीन्स उसकी एनर्जी आपके पास ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे जो स्टेबल होंगे वो आपके पास ये दो होते हैं, ये दो आपके हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करके मीन्स अनस्टेबल बन जाते हैं। ठीक है, और जो टेट्राहेड्रल का कंसेप्ट है वो आपका जस्ट अपोजिट है ऑक्टाहेड्रल से। इसमें E वाला आपका नीचे आ जाता है और मीन्स जो 2 फोल्ड है वो आपका ऊपर चला जाता है, 3 फोल्ड आपका ऊपर चला जाता है, एंड 2 फोल्ड जो डिजनरेट सेट है वो आपका नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो यहाँ से बनता है इसको आपने याद रखना है। ओके, तो यही बस इतना ही कंसेप्ट था यहाँ पे। आपके पास फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी को, तो हम पढ़ के आ चुके हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अफेक्ट करती है, नेचर मेटल आयन का जो ज्योमेट्री होती है वो अफेक्ट करती है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में अलग स्प्लिटिंग होती है, टेट्राहेड्रल में अलग होती है। लिगेंड कौन सा अटैच है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, ये अफेक्ट करता है। ठीक है, ये सप्लीमेंट टू योर नॉलेज एक बार पढ़ लिया करो, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं।
जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं बेसिकली उनमें आपसे पूछ लिया जाता है, तो इनको एक बार ज़रूर देख लिया करो। उसके बाद हम लिमिटेशन यहाँ पे आपकी स्टडी करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। हालांकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्या वीक लिगेंड होते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, क्या उनका इफेक्ट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, लेकिन फिर भी उसने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की। उसने अपने पोस्टुलेट में दिया कि हम पॉइंट चार्ज मानते हैं जो भी आपके पास लिगेंड होते हैं या जो भी आयन होते हैं। तो सबसे पहले तो उसने यही नहीं बताया कि पॉइंट चार्ज आपने क्यों माना है, ठीक है। दूसरा, जो अनायनिक लिगेंड है जिसको आपने पॉइंट चार्ज माना है, तो जो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी है वो आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड लिमिटेशन यहाँ पे क्या है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड को प्योरली आयनिक इन्होंने माना है, तो मतलब उन्होंने कोवलेंट करैक्टर को क्यों नहीं कंसीडर किया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ये आपके आंसर करती है लिगेंड फील्ड थ्योरी। एंड जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये आपके 12th लेवल पे हम नहीं पढ़ाते इस चीज़ को, ठीक है। तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ से डेफिनेटली आप पढ़ोगे। ओके, तो आज के लिए आपने CFT का कंसेप्ट बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हो। ओके, कल हम आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, ये हम करेंगे। एंड इसके बाद आपका ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड का कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, CBSE में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। वी हैव टू डू मेटल कार्बोनिल्स। ओके, फिर ये हम जो पोर्शन जितना बचता है वो हम आपका कल कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।